मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। तो स्वागत है आप सभी का रिच डैड पुअर डैड की इस ऑडियो बुक्स में। मेरा नाम है जेपी वर्ल्ड और आप सुन रहे हैं बुक एफएम। ये है इस बुक की प्रस्तावना, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि बुक किस प्रकार की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडीएन थे और उन्होंने 4 साल का पाठ्यक्रम 2 सालों में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। एक और दूसरे आगे चल के हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकार संस्थाओं और चर्चों के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए और दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिसका भुगतान करना अभी बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ही ने मेरे जीवन को संवारने में मेरी मदद की, लेकिन उन्होंने एक जैसे पढ़ने की कभी सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा एक गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक के दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों को काफ़ी सोच विचार करता था, उसकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि उस वक्त अमीर डैडी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है, दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडी की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उस पर अपना अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे, उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक यह सोचता रहता था कि उसमें से किस डैडी ने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद को यह सवाल पूछता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बातें बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कह के उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना आसान होता। उन बुजुर्गों इंसानों को पता ही नहीं वो किस बारे में बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडी से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने के तरीके चुनने की खातिर भी मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबता चला जाता है। इसका कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या ही सिखा सकते हैं, वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वृत्ति योग्यताओं के बजाय एकेडमिक और पेशेवर योग्यताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टर और लोकपालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वो जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी का कारण की वजह से है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता, सरकारी अधिकारी वृत्ति निर्णय ले रहे हैं
उनके पास पैसे के विषय में बहुत कम प्रशिक्षण है, या मैं कहूँ तो ज़रा सा भी। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब हमारे बीच लाखों करोड़ लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और हेल्थ सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाए, जिसमें से अधिकतर या तो पहले ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सलाह सीखी। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया। किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इस शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इस बात को इस तरीके से पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किसी तरह काम करना छोड़ देता है, और दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पे दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत करने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता चला जाता है मैं उतना ही ज़्यादा पैसे बनाता चला जाता हूँ। वे मानते थे कि संचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मामलों में एक में अपने दिमाग को सुलह करने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझें, एक आदमी निरंतर रूप से जिम में जाकर व्यायाम करता है और दूसरा सोफे पे बैठ के टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा आप ही सोच के जरा बताइए। जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरीके सही मानसिक व्यायाम दौलत के अपने अवसरों को भी तो बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडी के विरोधी नज़रिए थे और इससे उन्हें सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन ना करने वाले लोगों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधित बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करने समय पैसे संबंधित बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान सबसे बड़ा आपका निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय से चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाएं, चिकित्सा लाभ, बीमारियों की छुट्टियां और छुट्टियों के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से भी बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सर्विस देने के बाद उन्हें जीवन भर सेवानिवृत्ति और अधिकार पैकेज हासिल किया। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सा लाभ और अन्य सुविधाओं की भी बहुत तारीफ करते थे।
वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। वे कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता था। वे प्राय कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इन सभी लाभों का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरीके से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन रखते थे। वे सुविधाभोगी या अधिकार की मानसिकता का विरोध करते थे। यह मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है, उनका यह मानना था। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किया। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यवसायी और वित्तीय योजनाएं कैसी लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरी दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडी के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का भी अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग ज़्यादातर अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यही भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह से इस बात को कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और ककड़े होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी है और गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उसके प्रभाव को कभी पूरी तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वो कम पैसे कमाते हैं। उनकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। वे तो अपने विचारों और कार्य से गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में बहुत सजग हुआ करता था और मैं अपने सोचने के तरीके पे भी काफ़ी ध्यान रखता था और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं और किस बात को मानूं, और अपने अमीर डैडी या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने पे बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल में जाके MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए काम कैसे कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है, पैसा मेरे लिए काम करता है। वो ये बात पे ज़्यादा जोर देते थे। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बातें मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की उच्च डिग्री भी थी। रॉबर्ट फ्रस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सारी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। मैं इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राह अलग अलग जा रही थी और अफसोस से मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। उसकी झुरमुटाओं में मुड़ने से पहले मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः उसका दावा भी बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी, राहगीरी कम गुजरे थे और उस सुबह दोनों ही राह एक जैसी पत्तियों से ढकी हुई थी जिस पर किसी के चलने का निशान अभी तक नहीं बना था। ओह, मैंने पहली बार किसी दूसरे राह के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस ओर आगे खुलता चला जाता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा,
आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राह अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ता है। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं को बारे में विचार किया, बार बार विचार किया। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी थी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई थी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक मैं 29 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्हें एहसास हो गया कि मैं अब सब कुछ जान गया हूं और पूरी तरीके से समझ गया हूं, जो वो मेरी अक्सर मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करते थे। मैं पैसे की शक्ति का एक रूप हूं, लेकिन वित्तीय शिक्षा इसके से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसे कैसे काम करता है, इसलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरे शिक्षा शुरू हुई उस वक्त मैं केवल 9 साल का था, इसलिए मैं अमीर डैडी ने मुझे जो भी सबक सिखाया वे सरल थे। बाकी बातें जो भी उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की वो भी मुख्य रूप से सबक के रूप में ही है, जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। ध्यान रहे, सबकों का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ है मार्गदर्शन है। ये मार्गदर्शन जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी मदद करेगा और आपके बच्चों की मदद करेगा। परिवर्तनशील और निश्चित संसार में कुछ भी होता रहे, ये सबक एक जैसे काम करते रहेंगे। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम एक्चुअल में इस अध्ययन को स्टार्ट कर रहे होंगे। सबक नंबर 1 जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, जिसकी कुछ मुख्यतः लाइन इस प्रकार से है: गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए, बुक एफएम के साथ जुड़ने के लिए, अंततः हमें सपोर्ट देने के लिए इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सबक नंबर 1 स्टडी कर रहे होंगे और मिलकर मज़े करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बुक एफएम के साथ जुड़ने के लिए।